स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्नर्स सिद्धांत है ना। वर्नर्स सिद्धांत को सबसे पहले अल्फ्रेड वर्नर ने उपसंयोजकता सिद्धांत का प्रतिपादन 1893 में किया था, है ना। तो ये जो वर्नर सिद्धांत है इसको अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में क्या किया था, प्रतिपादन किया था इसका, है ना। और उन्हें 1913 में उन्हें क्या मिला था, एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। अब ये जो सिद्धांत है इसके महत्वपूर्ण अभिग्रहित निम्नलिखित है। क्या क्या इस सिद्धांत के प्रमुख अभिग्रहित है ना, क्या क्या इसकी विशेषता है, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, वो हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि केंद्रीय धातु आयन की दो प्रकार की संयोजकताएं होती है। अब देखो केंद्रीय धातु आयन क्या होता है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, CONH3 6 और Cl3, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होता है ये एक उपसहसंयोजी क्षेत्र होता है। ये जो पूरा जो बड़े ब्रैकेट में लिखा होता है इसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजी क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजी क्षेत्र। और उपसहसंयोजी क्षेत्र यदि ये है, और ये जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं आयनन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? आयनन क्षेत्र। हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो होता है वो बाहर वाला जो होगा ब्रैकेट के बाहर, ये आयनन क्षेत्र होता है और ये उपसहसंयोजी क्षेत्र होता है। इसमें ये जो होता है हमारे पास जो NH3 लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं क्या, लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। और ये जो हमारे पास है 6 नंबर जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजी संख्या। क्या होता है? उपसहसंयोजी संख्या। तो ये हमारे पास उपसहसंयोजी संख्या है, ठीक है। अब क्या होता है कि केंद्रीय धातु आयन की दो प्रकार की संयोजकताएं होती है ना। इसकी दो प्रकार की संयोजकता है। ये जो संयोजकता होती है इसको हम बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता, और ये जो होती है वो प्राथमिक संयोजकता होती है। देखो प्राथमिक संयोजकता ये रही हमारे पास, क्या है, प्राथमिक संयोजकता है। तो मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास है ये है हमारे पास प्राथमिक संयोजकता है। क्या है? प्राथमिक संयोजकता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है यहाँ पर इसको मैं बोलूँगा द्वितीयक संयोजकता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? द्वितीयक संयोजकता है। तो प्राथमिक संयोजकता है। अब पहले प्राथमिक संयोजकता के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो प्राथमिक संयोजकता है आयनित होती है ना। जब आप इस पूरे उपसहसंयोजी यौगिक को जब क्या करेंगे, पानी के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, ये दो भागों में टूट जाता है। दो भागों में टूट जाएगा मतलब कि ये जो ब्रैकेट, जो बड़ा ब्रैकेट के अंदर का जो भी रहेगा वो क्या होता है, वो अलग हो जाता है। और यहाँ पर 3Cl- ये अलग हो जाता है। इस पर जितना माइनस आवेश होगा उतना ही इसके ऊपर क्या होगा, प्लस आवेश होगा। एक क्लोरीन पर एक माइनस होगा तो 3 क्लोरीन पर 3 माइनस है, तो जितना माइनस यहाँ पर रहेगा उतना ही प्लस यहाँ पर रहेगा, है ना। तो जो जब भी उपसहसंयोजी यौगिक को हम पानी के अंदर डालते हैं तो ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर का रहेगा वो कभी भी टूटता नहीं है, और जो ब्रैकेट के बाहर का होता है वो टूट जाता है, ठीक है। तो ये जो टूट जाता है, ये जो आयनित हो जाता है, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक संयोजकता। तो हमने बोला है कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, आयनित होती है। दिख रहा है आपको यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता है आयनित होती है। मतलब ये जो संयोजकता है जो आयनित हो गई, जो आयंस में टूट गई, वो होती है प्राथमिक संयोजकता है ना। तो यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, वो आयनित होती है। इसे बिंदुकित रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। हमें इसे किसे के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, बिंदुकित रेखा के द्वारा। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि बिंदुकित रेखा के द्वारा किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे वो भी हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बिंदुकित रेखा के द्वारा ये यहाँ पर आप देख सकते हो, दिख रहा है हमको ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, CONH3 और Cl3। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये बिंदुकित रेखा के द्वारा, ये हमारे पास क्या है, Cl आयंस जो होती है वो प्राथमिक संयोजकता होती है। मतलब इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी है, 3 है। और जो द्वितीयक संयोजकता होगी वो ठोस रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। और ठोस रेखा कितना दिख रहा है हमको, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसकी जो द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या क्या है, 6 होती है, ठीक है। ये होती है हमारे पास 6। द्वितीयक संयोजकता हमारे पास 6 है और प्राथमिक संयोजकता 3 है। जो आयनित रेखाओं के द्वारा दिख रही है मतलब ये आयंस में टूट जाती है। ये जब पानी के अंदर हम किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक को जब पानी के अंदर डालेंगे तो उसकी जो प्राथमिक संयोजकता होगी वो आयनित हो जाएगी और अपने आयंस में डिवाइड हो जाएगी, आयंस में विघटित हो जाएगी। बट द्वितीयक संयोजकता कभी भी आयनित नहीं होती, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो आयनित होती है। उन्हें क्या करते हैं, हम बिंदुकित रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और यह सदैव ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती है। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि जब भी आप कभी किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक को लिखेंगे तो ये जो इस साइड का भाग होगा जहां पर मैंने Cl3 लिखा है ये क्या होगा, ऋणायनिक पार्ट होगा। यहाँ पर SO4 भी हो सकता है ना, यहाँ पर SO4 माइनस का 2, मतलब ये ऋणायनिक भाग ही होगा। यहाँ पर जो भी लिख रहे Cl- होगा या Br हो सकता है
या आई हो सकता है ना, तो ये क्या होंगे सभी माइनस आयन के द्वारा ही संतुष्ट होगी, है ना, तो यह सदैव ऋण आयन के द्वारा ही संतुष्ट होती है। और द्वितीयक संयोजकता आप देखना हमको, द्वितीयक संयोजकता जिसे हम ठोस रेखा के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं जो कि कितनी है 6, तो द्वितीयक संयोजकता कैसी होती है, ठोस रेखा के द्वारा दर्शाते, यह उपसंयोजी संख्या द्वारा संतुष्ट होती है। अब यहाँ पर इस वाले उपसंयोजी यौगिक में देखें तो ये जो 6 नंबर दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, उपसहसंयोजी संख्या। किसी भी यौगिक की आपको उपसहसंयोजी संख्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, ये हमको क्या दिख रहा है, उपसहसंयोजी संख्या। तो द्वितीयक संयोजकता जो होगी वो उपसहसंयोजी संख्या के बराबर होगी, है ना, तो द्वितीयक संयोजकता को हम ठोस रेखा के द्वारा दर्शाते हैं, यह उपसहसंयोजी संख्या द्वारा संतुष्ट होती है। प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु अपनी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं को क्या करता है, संतुष्ट करना चाहता है ना। प्राइमरी वैलेंसी या प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकताओं को जो कोबाल्ट दिख रहा है, इस कोबाल्ट को हम बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन। क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु आयन। ये जो दिख रहा है हमको यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे केंद्रीय धातु आयन, है ना, ये होता है हमारे पास केंद्रीय धातु आयन। अब केंद्रीय धातु आयन की जो संयोजकताएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो आयंस में टूट जाती है, मतलब प्राथमिक संयोजकता आयनित होती है, और द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो क्या होती है, अनायनित होती है, जिसे हम ठोस रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। तो प्रत्येक धातु आयन क्या करता है, अपनी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं को क्या करना चाहता है, संतुष्ट करना चाहता है ना। अब प्रत्येक धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता, इस पर ध्यान दें आप, द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है जिसे उसकी उपसंयोजन संख्या कहा जाता है। क्या कहते हैं, यहाँ पर आप डायग्राम में देखें या स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर जो NH3 दिख रहा है ये कैसी है, द्वितीयक संयोजकता है, जो कि अनायनित है और इसको ठोस रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और यही उसकी उपसंयोजी संख्या के बराबर होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं आपके पास, NH3 को हम अमोनिया बोलते हैं, जो 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं वो उसकी क्या है, उपसहसंयोजी संख्या है। तो उपसहसंयोजी संख्या को संतुष्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता। और प्राथमिक संयोजकता तो आपको दिख ही रही है ना, उपसंयोजी संख्या द्वारा संतुष्ट होती है। प्रत्येक केंद्रीय धातु अपनी प्राथमिक द्वितीयक संयोजकताओं को संतुष्ट कर, प्रत्येक धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है जिसे उसकी उपसहसंयोजी संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, जो NH3 जुड़ा हुआ हमारे पास, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें CO NH3 6 Cl3, तो ये जो होगा इसको हम बोलेंगे द्वितीयक संयोजकता। जो NH3 है उसको हम बोलेंगे द्वितीयक संयोजकता, और वो किसके बराबर होगी, इसकी उपसंयोजी संख्या के बराबर होती है। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता आयनिक बंध द्वारा बंधी होती है। आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो प्राथमिक संयोजकता, जो यहाँ पर Cl दिख रहा है आपको, ये आयनिक बंध के द्वारा जुड़ी हुई है, तभी तो ये आयंस में टूट जाती है। यहाँ पर आपने देखा ये आयंस में टूट रही है, क्यों टूट रही है, क्योंकि ये आयनिक बंध के द्वारा बंधी हुई है। और ये जो NH3 है, मतलब जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो किसके द्वारा बंधी होती है, उपसहसंयोजी बंध के द्वारा बनती है। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, है ना, और ये जो द्वितीयक संयोजकता होती है ये किसके द्वारा बंधी हुई होती है, ये उपसहसंयोजी बंध के द्वारा बंधी हुई होती है। किसके द्वारा, और आप इसे तीर के द्वारा या एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये उपसहसंयोजी संख्या होगी या द्वितीयक संयोजकता भी बोल सकते हैं आप। तो ये द्वितीयक संयोजकता है जो धातु आयन से, ये जो धातु दिख रहा है आपको कोबाल्ट, इससे किसके द्वारा जुड़ी रहेगी, ये जो बंध होता है इसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। जो लाल कलर में आपको दिख रहा है ये उपसहसंयोजी बंध होता है, और बिंदुकित रेखा द्वारा प्रदर्शित हो रही है प्राथमिक संयोजकता है, मतलब ये आयंस में टूट जाती है, और यहाँ पर जो बंध होता है उसको हम आयनिक बंध बोलते हैं, है ना। तो प्राथमिक संयोजकता आयनिक बंध के द्वारा बंधी हुई होगी, और द्वितीयक संयोजकता है उपसहसंयोजी। ये जो बंध दिख रहा है आपको उसको मैं बोलूंगा उपसहसंयोजी बंध। कौन सा बंध होगा, उपसहसंयोजी बंध। और ये वाला जो आयंस, ये वाला जो बंध होता है, ये जो डैश या बिंदुकित रेखा के द्वारा, ये हमारे पास कौन सा होता है, आयनिक बंध। तो प्राथमिक संयोजकता आयनिक बंध के द्वारा बंधी हुई होती है, और द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो ठोस रेखा या उपसहसंयोजी बंध के द्वारा बंधी हुई होती है। तो इस तरीके से वर्नर का सिद्धांत होता है ना। तो वर्नर ने क्या बोला था कि केंद्रीय धातु आयन की 2 प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता आयनित होती है, द्वितीयक संयोजकता अनायनित होती है, जिसे हम उपसहसंयोजी बंध के द्वारा बंधी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पूरे वर्नर सिद्धांतों को आसानी से समझ पाएंगे। और प्राथमिक संयोजकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बिंदुकित रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह सदैव ऋणायन, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, ये सदैव किसके द्वारा, मतलब जो ब्रैकेट के बाहर जो होगा वो क्या होगा,
ऋण आयन ही होगा, जैसे क्लोराइड आयन हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है, इस जगह पर ब्रोमीन आयन भी हो सकता है, तो ये हमेशा ऋण आयन के द्वारा संतुष्ट होगी। ठीक है, और द्वितीयक संयोजकता को ठोस रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते, यह उपसंयोजन संख्या को दर्शाती है। यहाँ पर जो द्वितीयक संयोजकता होगी वो उपसंयोजन क्षेत्र के अंदर जो उपसंयोजी संख्या होगी उसके बराबर होगी। मतलब द्वितीयक संयोजकता अनायनित होती है और प्राथमिक संयोजकता आयनित होती है। सॉरी। तो प्रत्येक केंद्रीय धातु आयन की प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं को क्या करेगा, वो संतुष्ट करना चाहता है। और प्रत्येक धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, जिसे उसकी उपसंयोजन संख्या कहा जाता है। किसके बराबर होती है, वो उपसंयोजी संख्या के बराबर होती है। और प्राथमिक संयोजकता आयनिक बंध के द्वारा बंधी रहती है और द्वितीयक संयोजकता उपसंयोजी बंध के द्वारा बंधी हुई होती है। तो यहाँ पर कौन सा बंध होगा, ये आयनिक बंध के द्वारा बंधी हुई होती है, जिसको हमने डैश लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। और द्वितीयक संयोजकता जो होती है NH3 जो जुड़ा हुआ है वो इसकी क्या है, द्वितीयक संयोजकता है। ठीक है, और ये क्या हमारे पास प्राथमिक संयोजकता होती है। तो द्वितीयक संयोजकता जो बंधी हुई होती है वो उपसंयोजी बंध के द्वारा बंधी हुई होती है। तो वर्नर ने क्या किया था, उपसंयोजी यौगिक का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था। ओके।